पहले भड़काऊ बयान और जब बात बढ़ी तो लिखित सफाई। चुनाव में केंद्रीय बलों को लगातार कोसने वाली ममता ने अब चुनाव आयोग के सामने सफाई पेश की है। अपनी सफाई में ममता ने खुद पर लगे सभी आरोपों का बचाव किया है और कहा है कि उन्होंने अपने बयानों से आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं किया। सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? इस पर चर्चा के लिए बैटल बंगाल में मेरे साथ बड़ा पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले देखिए इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे ममता ने क्या दी है सफाई। और यही आपका स्नेह दीदी को बहुत परेशान करता है। सीआरपीएफ যদি গন্ডগোল করে আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল। ये वो बयान है जो ममता के गले की हड्डी बन गया है। केंद्रीय बलों को कटघरे में खड़ा करने पर घिरी ममता बनर्जी को आखिरकार चुनाव आयोग के नोटिस पर अपनी लिखित सफाई देनी पड़ी है। ममता ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है वो आपको आगे बताएंगे। चुनाव आयोग ने नोटिस में कहा है कि 28 मार्च और 7 अप्रैल को दिए गए ममता बनर्जी के बयान और इसके बाद के बयानों पर गौर करने पर यह पता चलता है कि ममता ने बार बार केंद्रीय बलों के मनोबल को गिराने का प्रयास किया है। टीएमसी और ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों को अपमानित करने का चलन बना लिया है। इस पर ममता ने सफाई दी है कि मैंने अपने भाषण में महिला मतदाताओं से केवल यही कहा था कि यदि आपको कोई वोट डालने के अधिकार से रोकता है, चाहे वो सीएपीएफ ही क्यों ना हो, उसका घेराव करो, क्योंकि लोकतंत्र में घेराव अपनी बात रखने का वैध तरीका है। घेरो शब्द का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल की राजनीति में 1960 से ही होता रहा है। लोग अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। मैंने केवल इस बात पर जोर दिया था कि मतदाताओं को उनके अधिकार से नहीं रोका जाना चाहिए, फिर चाहे वो सीएपीएफ ही क्यों ना हो। अगर वह भी ऐसा करती है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 19 সালের ইলেকশনেও আপনি ছিলেন, আপনাকে আমি কোয়েশ্চেন করছি। আমি ইলেকশন কমিশনকে আপনারা আমাকে নোটিশ পাঠাবেন। আমি কোনো কোড অফ কন্ডাক্ট ভায়োলেট করছি না, আমি আমার ডেমোক্রেটিক রাইটস জিজ্ঞেস করছি। हालांकि अपनी सफाई में भी ममता ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लिया और साफ साफ कहा है कि आयोग सिर्फ कुछ शिकायतों पर ही संज्ञान ले रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने नोटिस में ये भी कहा था, प्रथम दृष्टया केंद्रीय बलों पर ममता बनर्जी के पूरी तरह निराधार भड़काऊ तीखे बयानों ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान अर्धसैनिक बलों की गरिमा को गिराने और अपमानित करने का प्रयास किया है। इससे इन बलों के कर्मियों का मनोबल गिरा है, जो 1980 के दशक के आखिर से चुनाव दर चुनाव अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस पर ममता बनर्जी ने अपनी सफाई में कहा है कि मैं सीएपीएफ के प्रति बेहद सम्मान की भावना रखती हूं और देश की सुरक्षा में उनके दिए गए योगदान से भली भांति परिचित हूं। लेकिन 6 अप्रैल 2021 को तारकेश्वर के रामनगर में एक छोटी सी बच्ची को सीआरपीएफ के जवान ने परेशान किया, जिसकी शिकायत होने के बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, पहले, दूसरे और तीसरे चरण के चुनाव में सीएपीएफ पर लोगों को डराने और एक पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने की शिकायतें मिली, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। वैसे सफाई पेश करने के पहले ममता अपनी चुनावी रैलियों में एक बार नहीं कई बार आयोग पर एक पार्टी के लिए काम करने का आरोप लगा चुकी हैं। এবং সিআইএসএ তাদের কাজ কি? তারা জানে না হাউ টু কন্ট্রোল দ্য মব। দ্য প্রবলেম ইজ সিআইএসএ হ্যাজ নো রোল টু প্লে अबाउट द कंट्रोलिंग मॉब। अब सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग ममता की इस सफाई से संतुष्ट होगा या फिर ममता को चुनाव आयोग का एक्शन झेलना पड़ेगा। आयोग और केंद्रीय बलों पर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर फिलहाल तो थमता नहीं दिख रहा। टीम न्यूज़ नेशन। तो बैटल ऑफ बंगाल में इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं कई सारे खास मेहमान। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी दिल्ली से जुड़ गए हैं। मेरे साथ सुबीर भौमिक वरिष्ठ पत्रकार कोलकाता से जुड़ चुके हैं। मेरे साथ बप्पा चैटर्जी जी बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ रवि ओझा टीएमसी की तरफ से हैं। मेरे साथ मोहित दुबे मेरे सहयोगी इलेक्शन कमीशन से मौजूद हैं। इसके अलावा धीरेन्द्र पुंडीर मेरे साथ सिलीगुड़ी से जुड़ेंगे। सबसे पहले मोहित, मैं आपके पास जाना चाहता हूँ। 2 नोटिस थमाए थे ममता बनर्जी को। पहला धर्म के आधार पर वोट मांगने का, जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने भी अपनी रैली में उठाया था, और दूसरा अर्धसैनिक बलों के घेराव करने का और उनके अपमान करने का। क्या कहता है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन ने अभी तक उनके नोटिस पर संज्ञान लेकर आगे की क्या कार्रवाई करने का मन बनाया है? क्या कह रहे हैं इसी के सूत्र?
देखिए दीपक जी, ममता बनर्जी पे जिस तरीके से उन्होंने पहले आपत्तिजनक बातें कही, उसके बाद चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। चुनाव आयोग ने बकायदा पर्यवेक्षक भी वहां पे भेजा था, पुलिस मामलों के भी पर्यवेक्षक विनय दुबे को भेजा गया था। विनय दुबे ने बकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट को, जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, उस रिपोर्ट को उन्होंने निर्वाचन आयोग को सौंप दिया है। उस रिपोर्ट में जो लिखा गया, आपको बता दें कि 350 से 400 पुलिसकर्मी कूच बिहार में मौजूद थे। उस वक्त आत्मरक्षा में पुलिस वालों ने गोली चलाई थी। इसके अलावा जो धर्म के आधार पर ममता बनर्जी ने बयान दिए थे, जो अपने भाषण में कहा था, उसको लेकर भी चुनाव आयोग गंभीर है। 1 से 2 दिनों के बाद ममता बनर्जी पे कार्रवाई की जा सकती है। जी, ममता बनर्जी पर कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। सीधे चलते हैं रवि ओझा के पास। रवि ओझा जी, इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर सकता है। कार्रवाई का मतलब या तो उनको कैंपेन से रोका जा सकता है या उनको सेंसर किया जा सकता है। क्या तैयार है तृणमूल कांग्रेस इसके लिए? क्योंकि धर्म के आधार पर वोट मांगने पर तो वो सीधे सीधे फंसती है। अर्धसैनिक बलों पर भले ही वो कह के बच जाएं कि भाई हम तो घेराव की बात कर रहे थे, और घेराव करना लोकतांत्रिक है। आपने कहा कि एक्शन ले सकती है चुनाव आयोग, बिल्कुल एक्शन ले सकती है। पक्षपात करते हुए एक्शन लिया ही जा सकता है। अभी जब से चुनाव शुरू हुए हैं, जब से चुनाव की तारीखें आई हैं, उस समय से इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, हम एकदम विश्वास रखते हुए कहते हैं कि एक पक्ष की ओर काम किया जा रहा है चुनाव आयोग द्वारा। आज एक बात बताइए, सीतालकुची में जो भी एक अप्रिय घटना घटी है, उसके बाद में बंगाल के भाजपा अध्यक्ष कहते हैं कि सीतालकुची जैसी घटनाएं और भी पश्चिम बंगाल में हुई। इसके ऊपर में चुनाव आयोग कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता? राहुल सिन्हा कहते हैं कि इनके जो नेता है राहुल सिन्हा बंगाल भाजपा के, वो कहते हैं कि 4 लोगों की हत्या हुई है सीतालकुची में, 8 की होनी चाहिए। इसके ऊपर में चुनाव आयोग चुप क्यों? धर्म को लेकर के एक सात्विक धार्मिक शब्द को राजनीतिक चोला पहना करके चुनाव प्रचार किया जा रहा है। इसके ऊपर में चुनाव आयोग चुप क्यों? कार्रवाई इस पर क्यों नहीं होती? हम इंतजार कर रहे हैं कि वो क्या कार्रवाई करेंगे, उसके बाद में हमारी ओर से क्या लोकतांत्रिक कदम लिया जाएगा, ये इस वक्त का तकाजा है। ठीक है, मैं सीधे बप्पा चैटर्जी जी के पास चलता हूं। बप्पा जी, ये बताइए, क्यों कह रहे दिलीप घोष की सीतालकुची जैसी कार्रवाई होगी? और क्यों कह रहे, वाजिब सवाल उठाया है रवि ओझा ने, कि क्यों कह रहे हैं आपके नेता जो दूसरे हैं, वो ये कह रहे हैं, राहुल, वो ये कह रहे हैं कि भाई 4 नहीं 8 मरने चाहिए था। ये तो मतलब ये तो सरासर आग में घी डालने जैसा काम है। बंगाल का जो परिस्थिति ला के तृणमूल कांग्रेस खड़ा कर दी है, बंगाल में गणतंत्र नाम की कोई चीज है नहीं। आप देखे होंगे, ये चुनाव का दौर नहीं, चुनाव से पहले भी आपने देखे होंगे सीबीआई का घेराव करते हुए ममता दीदी को, सेंट्रल फोर्स आ रहे हैं, उनको घेराव करते हुए बताई थी वो कि तोलाबाजी कर रहे हैं सेंट्रल फोर्स। इसी तरह का आप देखे होंगे कि विरोधियों का कंठरोध करने का बार बार काम, रोहिंग्या को जिसको एक आतंकवादी के तौर पे देखा जा रहा है, उस रोहिंग्या को प्रश्रय देना, बांग्लादेश बॉर्डर से जो लोग घुसपैठ कर रहे हैं उन लोगों का वोटर कार्ड बनवा के उन लोगों को वोटर देना, और कोई कार्रवाई नहीं करके उन लोगों को, बांग्लादेश के घुसपैठियों लोग को बंगाल में बसाने का काम कर रही है। और इस तरह से बंगाल को दूसरा कश्मीर बनाने का जो षड्यंत्र तृणमूल कांग्रेस बनाई है। पप्पा जी, आप ये एलिगेशन लगा सकते हैं, लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि दिलीप घोष ये क्यों कह रहे हैं कि सीतालकुची जैसी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सुरक्षा बल हाथ में हाथ धर के बैठे रहेंगे? और राहुल सिन्हा ये कह रहे हैं 4 क्यों मरे, 8 मरने चाहिए था। इसका भी जवाब दे दीजिए। दीपक जी, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि जब नड्डा जी के गाड़ी के ऊपर मॉब हमला करती है, कौन लोग थे ये लोग? जो लोग हमलावर होते हैं, शहनवाज हुसैन जी हावड़ा में मीटिंग कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। बंगाल को कश्मीर बनाने का 4 पाकिस्तान, बंगाल को तोड़ के 4 पाकिस्तान बनाने का बात करने वाली तृणमूल कांग्रेस, जिनके नेता, जिनके मेयर खुद दायित्व लेके बताते हैं कि बंगाल में देखिए किस तरह से मिनी पाकिस्तान बनाया गया है। ये सच्चाई है कि दूसरे बांग्लादेश, दूसरा मिनी पाकिस्तान बनाने का जो षड्यंत्र तृणमूल कांग्रेस कर रही है, उसी के कारण मजबूर हुए हैं। दिलीप घोष और राहुल सिन्हा पे बात कीजिए, दिलीप घोष और राहुल सिन्हा पे बात कीजिए। बंगाल में एक के बाद एक दंगा, एक के बाद एक मुस्लिम संप्रदाय का तुष्टीकरण करके उनको उकसाया जा रहा है। उनको बार-बार सेंट्रल बस दिलीप घोष और राहुल सिन्हा का भी जवाब दे दीजिए ना बप्पा चैटर्जी जी। दिलीप घोष ने ऐसा क्यों कहा, राहुल सिन्हा ने क्यों कहा कि 8 लोगों को मरना चाहिए? इसका क्या एक्सप्लेनेशन है आपके पास? इसका भी जवाब दे दीजिए।
क्योंकि बूथ जो लोग लूटने आए थे हाथ में बम गोली पिस्तौल लाठी लेके, उन लोगों को क्या आप बोलिएगा? उन लोगों को क्या आप वोटर बोलिएगा? वोटर हाथ में बंदूक लेके, बम लेके, पिस्तौल लेके पहुंचते हैं। ठीक है, मैं सीधे यही सवाल रवि ओझा के पास ले जाता हूँ। रवि ओझा जी, ये सही बात है कि शीतलकुची में जो भीड़ थी उसने राइफल छीनने की कोशिश की, उनके पास हैंडमेड हथियार थे, 300 से 400 की भीड़ थी, सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान कम थे, उनके पास हैंडमेड हथियार थे, बम थे, और एक बम फूटा भी वहां, जिसकी तस्वीरें देखी हमने। वो कोई गोली की आवाज नहीं थी। जब एक बड़ा धमाका होता है, अनुव्रत मंडल के गांव में बप्पा चटर्जी रवि ओझा मेरा नाम है। तब ये बप्पा जी रवि को जवाब दे दीजिए। रवि जी जवाब दीजिए। रवि ओझा मेरा नाम है। बप्पा चटर्जी रवि ओझा मेरा नाम है। शांति से रहिए, जवाब ले लीजिए। सुना है आपको? देखिए, इसमें 2-3 चीजें, एक बात पहले आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो एक बात ये समझिएगा कि 200, 300, 400 लोग वहां पे एकत्रित होते हैं और वो सीआरपीएफ के जो हमारे जवान हैं या सीआईएसएफ के जो हमारे जवान हैं, उसे हथियार छीनने की कोशिश करते हैं। देखिए, जितना हम समझते हैं, मेरे अपने परिवार से भी लोग केंद्रीय सुरक्षा बलों में हैं, जितना मैं जानता हूं कि अगर इस तरीके का कोई भी सीन क्रिएट होता है तो पहले हवा में फायरिंग की जाती है, उसके बाद पैरों में गोली मारी 7 जाती है, राउंड उसके बाद फायरिंग शरीर हवा पे में गोली हुआ मारी है। रवि जी, बप्पा चटर्जी सुन लीजिए, ये जवाब ले लीजिए। अभी फिर तक आप आपकी फिर नेत्री ने कहेंगे। क्या धर्म के आधार पर वोट मांगने का जो आरोप लगा था, इसी ने जो नोटिस दिया था उसका जवाब दे दिया, ये भी बता दीजिए। क्योंकि अभी तक हमारी जानकारी के अनुसार से उस सफाई की कॉपी या उस जवाब की कॉपी अभी तक किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जो आरोप आपने लगाया है, पहले उस मैंने पर नहीं जवाब दे लगाया, दीजिए, फिर इलेक्शन दूसरा कमीशन ने आरोप कहा है। नहीं, इसके पहले जो आपने कहा है, देखिए, एक जो बच्चा जिसको लेकर के बात हो रही है, कहा जा रहा है कि जो वहां के अधीक्षक जो है एसपी साहब, उन्होंने बयान दिया था कि एक बच्चा बीमार होकर के गिर गया था, जिसको केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग जाकर तो उठा रहे थे और लोगों को लगा कि उन्होंने उसे मारा है। उस बच्चे का नाम है मृणाल हक, वो माथाभांगा सब डिविजन हॉस्पिटल में एडमिट है। उसने जो बयान दिया है अस्पताल से, उसने कहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बल के किसी अफसर ने बिना किसी मतलब के मेरी गर्दन को पकड़ा है और पीछे से मुझे डंडों से पीटा गया, जिसके कारण मेरे शरीर में चोट है, मेरे कमर में चोट है और मेरे ये ऑन द रिकॉर्ड कहीं नहीं आया रवि ओझा जी। ये किसी ने नहीं कहा, ना आपके एसपी ने कहा, ना सीआईएसएफ ने कहा, ना किसी ने कहा। आप पता नहीं कहां से ये थ्योरी लेकर आ गए। मैं सीधे धीरेन्द्र पुंडीर के पास चलता हूँ। धीरेन्द्र, मुझे ये बताइए कि धर्म के आधार पर वोट मांगने का जो आरोप इसी ने लगाया था, जो नोटिस दिया था, उसका क्या जवाब दे दिया ममता बनर्जी ने? देखिए, अभी उनके बारे में ये पूरी डिटेल कुछ भी नहीं आ रही है, क्योंकि वो एक ऐसा मसला है जिस पर जवाब क्या देंगी ये लगातार सब लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा, वो रिकॉर्ड पर है, वो तमाम चीज़ें हैं, और अगर वो उसका जवाब नहीं देती तो वो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी, इसमें सब में जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस है उसको भी वायलेट कर रही है, उसी के तहत वो नोटिस है। अब ऐसे में इनके जवाब का सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो किस तरह का जवाब देती हैं और इस पूरे मसले से बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि वो बयान सब लोगों ने देखा और उसके बाद उस बयान का रिपीटिशन भी सब लोगों ने देखा है। तो लिहाजा ये बड़ा मुश्किल है कि उसका कोई भी जवाब इधर उधर देकर वो बच सकें। उनको सही से जवाब देना होगा और उस पर इलेक्शन कमीशन को संतुष्ट होना होगा। अगर वो नहीं होता है तो फिर कार्रवाई की लाइन खुली हुई है और ये दोनों नोटिस ही उनके लिए काफ़ी बवाल का काम हो सकते हैं। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इस हिंसा को बढ़ते हुए देख रहा है, हमको लगता है कि दीपक जी उसको कोई कड़ा एक्शन लेना होगा, जिस तरह से ये दिख रहा है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं सुबीर भौमिक के पास। सुबीर साहब, मुझे ये समझाइए, कैसे एक्सप्लेन करेंगी धर्म के आधार पर वोट मांगने को ममता बनर्जी? क्योंकि जहां तक हमारी जानकारी है उस पर जवाब दिया है, नहीं दिया है, टीएमसी खामोश है उस पर। दीपक, ध्रुवीकरण का जो पॉलिटिक्स है ये दोनों साइड से हो रहा है। एक तरफ मोदी जी जाते हैं, शेख मुजीबुर रहमान को साउथ एशिया का सबसे बड़ा लीडर बताते हैं और उनके होम मिनिस्टर यहाँ बांग्लादेशियों को दीमक करार देता है। और ये घुसपैठ का मामला बांग्लादेश से ये आ रहे वो आ रहे, ये निरंतर चला हुआ है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने जो कहा है, आपका बात सही है, वो भी ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स करें। दोनों तरफ से ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है, दोनों तरफ से। इसलिए कल आपके प्रोग्राम में हमने कहा था कि हमको बहुत घबराहट है कि ये माचिस कहीं गिर के आग ना लग जाए बहुत बड़ा। ये जो है कम्युनलाइजेशन
और पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स दोनों तरफ से बड़े खतरनाक तरीके से हो रहा है। और ममता बनर्जी जिस तरह से भड़काऊ बयान दे रहे हैं, दिलीप घोष, राहुल सिन्हा भी उसी तरह से दे रहे हैं। आम जनता होने के नाते जो यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चाहता है, हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों तरफ को काबू में लाने के लिए इलेक्शन कमीशन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। अगर एक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो उनका इम्पार्शियलिटी लेकर सवाल बेशक उठेगा। इसलिए अगर ममता बनर्जी को नोटिस दिया जाता है तो दिलीप घोष, राहुल सिन्हा को भी नोटिस देना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ फेयरनेस, इन द इंटरेस्ट ऑफ इम्पार्शियलिटी। अगर इलेक्शन कमीशन एक तरफ सिर्फ कार्रवाई करेगी तो नहीं होगा। भड़काऊ बयान दोनों तरफ मैं इसी सवाल को राहुल जी के पास ले जाता हूं। राहुल जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से अर्धसैनिक बलों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है ममता उसका वाकई कोई राजनीतिक फायदा उठा पाएंगी या सिर्फ वो एक विमर्श बनाना चाहती है चुनाव के अंदर इसको? देखिए, ममता बना पाए या ना बना पाए, कोशिश तो वो पूरी कर रही हैं और उसका कितना फायदा होगा, कितना लोगों तक वो बात उनकी पहुंच रही है, उससे बीजेपी के समर्थक यानी उनको नए वोट मिलेंगे कि नहीं, ये सब ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। लेकिन उनका जो अपना आधार है मतदाताओं का, उसको एक बनाए रखने की कोशिश में ये होगा। और उनको एक योद्धा के नाते उनको अपना बचाव करना है। बचाव का सबसे अच्छा पहला तरीका होता है युद्ध में प्रहार करना। तो वो प्रहार कर रही है लगातार, वो आक्रामक बनी हुई हैं। केंद्र और केंद्रीय सभी एजेंसियों के बारे में और सैनिक बलों के बारे में ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी है, वो पहले से कहती रही है, हर बार वो बढ़ जाती है। लेकिन मैं सुबीर भौमिक की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि चुनाव आयोग ने अगर उनसे ये सवाल पूछे हैं, उनको नोटिस भेजा है, तो फिर दिलीप घोष और राहुल सिन्हा के इन बयानों के बाद उनको नोटिस दिया जाना अनिवार्य है अगर चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता को बनाए रखना है। ये दोनों बहुत ही भयानक बयान हैं और ये मतलब दोनों ओर से आग लगी हुई है, दोनों ओर से उसमें घी डाला जा रहा है, कोई भी पीछे नहीं है उससे। तो किसी एक पक्ष को उससे सवाल करना, एक को कटघरे में खड़ा करना, दूसरे को ना करना, ये बहुत गलत होगा। ये केवल चुनाव जीतने या हारने का सवाल नहीं, पूरे देश का सवाल है। ये पश्चिम मैं इसी सवाल को लेकर मोहित के पास जाता हूं। मोहित, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी आरोप लगाया, खासतौर पर दिलीप घोष और राहुल सिन्हा पर, कि उन्होंने अपने बयानों के जरिए ध्रुवीकरण करने की कोशिश की। क्या इसी उनको भी कोई नोटिस देने का मन बना रही है? क्या जानकारी दे रहे इलेक्शन कमीशन के आपके सूत्र? देखिए दीपक जी, भले ही राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाते रहे हो, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक निष्पक्षता के साथ काम किया है। हमारे जो बड़े सूत्र हैं चुनाव आयोग के भीतर, जो बड़े सूत्र हमारे हैं, उनका ये साफ तौर पे ये कहना है कि कोई भी हो, किसी भी दल का नेता उस पर कार्रवाई करेंगे। अगर शिकायत को लेकर वहां पर आता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो या टीएमसी का नेता हो या कांग्रेस का नेता हो। आने वाले दिनों में टीएमसी को लेकर शिकायत चुनाव आयोग के भीतर आई है। बाकायदा चुनाव आयोग ने एक बड़े अधिकारी को वहां पर भेजा था, बाकायदा रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट के बाद मैंने पहले भी ये बात बताई थी कि ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई चुनाव आयोग करने के मूड में है, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत आई थी। वही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ भी टीएमसी ने जो शिकायत की है, उसका भी संज्ञान चुनाव आयोग ने ले लिया है। उस पर फैसला कल एक बैठक करने वाली है चुनाव आयोग। उस बैठक में फैसला किया जाएगा कि किस रूप में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई की जाए या नहीं की जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका। ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद फिर एक नया बवाल शुरू हुआ है। क्या ममता बनर्जी के नेताओं ने एससी यानी दलित पक्ष का अपमान किया है? अपने एक बयान में उन्हें भिखारी बताया। इस पर बहस करेंगे ब्रेक के बाद। तो हम बैटल ऑफ बंगाल पर बात करें। दो मुद्दों पर ममता बनर्जी को दो नोटिस थमाए थे इलेक्शन कमीशन ने। पहला कि उन्होंने धर्म के आधार पर वोट मांगा, और दूसरा कि उन्होंने अर्धसैनिक बलों का अपमान किया, लोगों को उनके खिलाफ घेराव करने के लिए या हिंसा करने के लिए उकसाया। एक का जवाब दे दिया है ममता बनर्जी ने, लेकिन धर्म के आधार पर वोट मांगने का जो आरोप लगा है और जो नोटिस दिया है, उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी तक टीएमसी ने नहीं बताया है कि उन्होंने इसका जवाब दे दिया है या नहीं। सीधे इसी सवाल को लेकर चलते हैं आप रवि ओझा के पास। रवि ओझा जी, इस सवाल का जवाब देने से आप लोग क्यों हिचक रहे हैं? धर्म के आधार पर वोट मांगने का आपको नोटिस मिला है, क्या आपने जवाब दे दिया है ममता बनर्जी ने? आप तो पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता है, बता दीजिए। जवाब देने से कहीं भी हिचक नहीं रहे। जब एक आरोप लगाया गया, एक आरोप तय किया गया, तो उसके एवज में जवाब हमारी पार्टी द्वारा दे दिया गया। जो दूसरा आरोप है, उसके ऊपर भी जवाब बहुत जल्दी पार्टी की तरफ से दे दिया जाएगा।
एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उस समय मैं कह रहा था, दीपक जी आपने मुझे रोक दिया, मैं जो उस घायल बच्चे के बारे में बात कर रहा था जो अस्पताल में भर्ती है, तो आपने मुझसे कहा कि मैं कहाँ से थ्योरी उठा करके लेकर के चला आया। साहब मैं उठा करके थ्योरी हवा में से लेकर के नहीं आया। देखिए ऐसा है कि मैं ना तो इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, ना इस देश का माननीय गृह मंत्री हूँ जो झूठ बोल करके अपनी बातों को लोगों के बीच में रखता हूँ। ठीक, ये लेकर के बैठा हूँ सर, ये और कहिए फोन नंबर दीजिए तो मैं ये लिंक आपको भेज देता हूँ। एक मशहूर अंग्रेजी पत्रिका है जिसने एक रिपोर्ट छापा है उस बच्चे को लेकर, उस बच्चे के बयान को लेकर, जिसमें वो बच्चा कहता है कि मुझे मेरी गर्दन से एक केंद्रीय सुरक्षा बल के अफसर ने पकड़ा और डंडों से मेरी पिटाई की, जिसके बाद मैं वहां पर गिरा और उसके बाद लोगों में आक्रोश फैला। लेकिन मैं फिर एक बात पे आता हूं कि अगर 300-400 लोग घेर लेते हैं, देखिए अचानक वहां सुरक्षा बलों की तादाद बहुत ज्यादा होगी, एकदम निश्चित तौर पर। अगर वैसा कोई समीकरण वहां बनता हुआ दिखता है तो पहले हवा में फायरिंग किया जाना चाहिए था, पैरों पर गोली मारी जानी चाहिए थी, उसके बाद शरीर पर गोली मारा जाना चाहिए। वो यहाँ के नागरिक थे, आतंकवादी नहीं। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उठ करके कहते हैं कि शीतल कुछ एक हुआ है और अगर ये आंदोलन हमारा खून मांगता है तो हम खून देने के लिए तैयार हैं। हम बस देखना चाहते हैं कि यह जो सरकार है ये कितने और नागरिकों की जान इस बर्बरता से ले सकती है। ठीक है, हम भी तैयार हैं जान देने को साथ। सीधे बप्पा चैटर्जी के पास चलते हैं। बताइए आपके नेता क्यों कह रहे हैं कि शीतल कुची जैसी घटनाएं और होनी चाहिए, और क्या सुरक्षा बलों ने वहां पर हवा में गोलियां नहीं चलाना चाहिए था, जो सवाल रवि ओझा जी ने उठाया? देखिए सेंट्रल फोर्स के तरफ से जो डिटेल सबमिट किया गया है वो सबको पता है, टीएमसी प्रवक्ता को भी पता है कि 7 राउंड गोली हवा में फायर कर दिया गया था। जब राइफल छीनने का परिस्थिति आ जाता है फोर्स के हाथ से, और उस समय में फोर्स क्या इंतजार करेगी राइफल छीन जाने तक? वो लोग जो लोग आए थे पूरा हथियार पूरा तैयारी के साथ, उन लोगों की मंशा स्पष्ट थी, वो लोग बूथ दखल करने वहां पर ही फॉल्स वोटिंग करवाने आए थे। और वो आप देख लीजिए उस बूथ की परिसंख्यान क्या है, कौन लोग थे वहां पर ही, कौन लोग आए हुए थे और कौन लोग इस तरह का हाथे पाई भी झड़प को अंजाम दे रहे थे। ये स्पष्ट, इसका बहुत सारा वीडियो फुटेज सोशल मीडिया में चल रहा है, आप देख पाएंगे। तो विषय ये है, स्पष्ट रूप से है, जो लोग इस झूठ को फैला रहे हैं और सेंट्रल फोर्स के ऊपर, सेंट्रल टीम के ऊपर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, उनके ऊपर हमें बहुत संदेह है। ये लोग सेंट्रल फोर्स से प्रेम आप जैसे गद्दार ना दिखाएं बप्पा चैटर्जी, आप जैसे गद्दार सेंट्रल फोर्स से प्रेम ना दिखाएं। जिंदगी भर अंग्रेजों की मुक्ति की तुम लोगों ने, अंग्रेजों के दबाव में हो तुम लोग। आज तिरंगे से प्यार दिखाते हो। 1929 में तिरंगे को तुम लोगों ने जलाया था, तुम लोगों ने जलाया था। महात्मा गांधी के हत्या के बाद में मिठाई बांटते हो और देश को बोलते हो। बप्पा चैटर्जी तुम गद्दार हो, बप्पा चैटर्जी तुम गद्दार हो। आज तक तुम दूसरे को देशद्रोही कहते थे। अरे एक पर एक मत बोलिए रवि ओझा जी, बप्पा जी, मैं दोनों को बराबर वक्त देता हूँ, एक पर एक मत बोलिए। आप लोग ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, स्काइप पर आवाज बिल्कुल नहीं आती है। आप लोग ज्यादा जोर से चिल्लाते हैं, स्काइप पर आवाज खराब हो जाती है। सुनिए बप्पा चैटर्जी सुनिए, आप ही के सवाल को मैं रवि ओझा जी के पास ले जाता हूँ। रवि ओझा जी, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि जो लोग वहां पर गए थे वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे, एक मजहब विशेष के थे, और एक मजहब विशेष के लोगों से ही ममता बनर्जी ने बात की अपना कार्यकर्ता समझ के। जो हिंदू मारा गया था आनंद नाम का लड़का, उससे बात करना भी उचित नहीं समझा। ये आरोप मैंने नहीं, अमित शाह ने लगाया है, गृह मंत्री ने। ये पहले चुप करवाइए, ये व्यक्ति को चुप करवाइए। अच्छा सुन लीजिएगा दीपक जी, आप लोगों को करेगी, इंतजार कीजिए। अरे बप्पा बाबू, भाग्य विधाता मत बनिए। 2 तारीख को बोरिया बिस्तर बनने वाला है। अरे आपस में दूसरे में नहीं। रवि ओझा जी सवाल का जवाब दीजिए, रवि ओझा जी सवाल का जवाब दीजिए। क्या एक मजहब विशेष के लोग नहीं थे, और क्या वो टीएमसी के समर्थक नहीं थे? और अमित शाह ने आरोप लगाया कि आनंद नाम का जो हिंदू लड़का मारा गया, उससे ममता बनर्जी ने बात तक करना उचित नहीं समझा। नहीं, बात सुन लीजिए। जो आरोप इन्होंने लगाया है कि जो एक व्यक्ति और मरा है, जब हम बात करते हैं हत्याओं की तो हम 5 लोगों की बात कर रहे हैं, और दीदी तो उससे बात क्यों नहीं की? क्योंकि वो हिंदू था। सुन लीजिए ना, ये आरोप आप लगा रहे हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये अमित शाह जी ने कहा है भाई, कल भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है उन्होंने। मेरा आरोप नहीं, अमित शाह जी का आरोप है जो मैं दोहरा रहा हूँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हाँ बोल रहा हूँ दीपक जी, बोल रहा हूँ। सुन लीजिए, बप्पा जी को बोलिए, सुन ले, उसके बाद बोले। दीदी ने अपने मंच पर जब श्रद्धांजलि दी है
तो आप देख लीजिएगा फोटो उठा करके, वो भी प्रमाण के साथ में है। दीदी के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे तो वहां फोटो तस्वीर मिल जाएगी। उसमें 4 लोगों के नाम नहीं, जो शहीद स्मारक बना उसमें 5 लोगों के नाम थे और वहां 5 लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। अब देखिए परेशानी क्या है ना कि ध्रुवीकरण की राजनीति तो करनी है, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में पूरे देश में काम तो इन लोगों ने किया नहीं है, तो यहाँ वोट कैसे पाएंगे? राम के प्रभु राम के नाम को बेच करके राजनीति इन्हें करनी है। देखिए परेशानी देखिए, परेशानी देखिए, इनको आईओ टैक्स दीजिए, इनको तकलीफ हो रही है। आईओ टैक्स दीजिए इनको, आईओ टैक्स दीजिए इनको तकलीफ हो रही है। आईओ टैक्स दीजिए इनको तकलीफ हो रही है। आईओ टैक्स दीजिए इनको तकलीफ हो रही है। बप्पा चटर्जी का आईओ टैक्स दीजिए, बप्पा चटर्जी को झंडू बांध दीजिए, बप्पा चटर्जी को झंडू बांध दीजिए, तकलीफ हो रही है। ये आदमी पागल हो चुका है, झंडू बांध दीजिए। 650 लोग कोरोना चल रहा है, 650 लोग, एक सुबह एक शाम, 650 लोग एक सुबह एक शाम। तबियत खराब है तुम्हारी, तुमसे बातें बर्दाश्त नहीं हो रही, बातों को सुन लो उसके बाद में चिल्लाओ। मैं आता हूँ, 5 आदमियों की श्रद्धांजलि दी कि नहीं दी, मैं आता हूँ। बप्पा चटर्जी 1 मिनट खामोश हो जाइए, झगड़िए मत, व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए। झंडू बाम की जरूरत 2 मई को किसको पड़ेगी, हम यहाँ पर विश्लेषण कर लेंगे, राहुल जी भी कर लेंगे और सुबीर दा भी कर लेंगे। राहुल सर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ ये पूरी बात कि जो रवि कह रहे हैं, पहला धर्म के आधार पर जो वोट मांगने का आरोप उन पे लगा, उसका अभी तक जवाब उन्होंने नहीं दिया है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन क्या कर सकता है? और दूसरा, क्या अमित शाह का यह आरोप सही है कि उन्होंने एक मजहब विशेष के लोगों को श्रद्धांजलि दी, उन्हीं के परिवार से वीडियो कॉल की? पहली बात कि चुनाव आयोग खुद ही तय करेगा, चुनाव आयोग की ओर से बोलने का अधिकार और कोई सर, मैं ऑप्शन पूछ रहा हूं कि चुनाव आयोग के सामने ऐसे में क्या विकल्प रहता है अगर नोटिस का जवाब ना हो तो? एक मिनट, एक नोटिस का जवाब आ गया है तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि चुनाव आयोग का वो नोटिस है और उसका जवाब देना जरूरी है, तो ममता बनर्जी की ओर से दूसरे का भी जवाब जरूर आएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई जवाब ही ना दें। वो जवाब संतोषजनक होगा कि नहीं आयोग के लिए, वो एक दूसरी बात है, आयोग तय करेगा। लेकिन ये हमें मानना नहीं चाहिए कि अभी तक नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा, पहली बात। इसलिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि ममता बनर्जी उसका जवाब देंगी, क्योंकि ये कानूनी मामला है, चुनाव आयोग का मामला है, तो जवाब तो देना ही होगा उसका। जो भी जवाब दें, वो जाहिर है कि इनकार करेंगे, जो भी इनको कहना होगा ये उनकी समस्या है। तो पहली बात कि ये अपने आप में कोई मुद्दा नहीं है। दूसरी बात, अमित शाह ने जो कहा है, मैंने वो नहीं सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने इस तरह के सीधे हिंदू को बात नहीं की उन्होंने, और ये उन्होंने कहा है कि नहीं कहा है, तो ये भी मैं इसको कहूंगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की अगर नहीं भी की है उन्होंने, तो भी इस तरह की बात गृह मंत्री को करना शोभा नहीं देता। लेकिन जो वहां पे हो रहा है, जिस तरह की राजनीति, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसमें अब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं रह गई। अब अगर उनके वो कह रहे हैं प्रवक्ता उनकी पार्टी के टीएमसी के कि 5 को श्रद्धांजलि दी गई है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो एक गृह मंत्री के कहने से कोई बात बिल्कुल वो कोई ब्रह्म सत्य नहीं हो जाती। इसलिए मैं उस पर मैं कहूंगा कि उनको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ठीक है सुबीर दा, आप बताइए, क्या ये दावा कर रहे हैं कि 5 को श्रद्धांजलि दी गई? क्या 4 को वीडियो कॉल किया गया और 1 को श्रद्धांजलि पेज पर दे दी गई? क्या हकीकत है आप बताइए, आप ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे क्योंकि आप कोलकाता में इस वक्त। और अमित शाह के आरोप पर आप क्या कहेंगे? मैं कोलकाता में हूँ, बट किसने किसको श्रद्धांजलि दिया इसका जानकारी मेरे पास नहीं है, और मेरे पास जो जानकारी नहीं है मैं उसको लेकर टिप्पणी नहीं करता हूँ। बट मैं देता हूँ नहीं, 1 मिनट रवि भाई, 1 मिनट सुन लीजिए। बट एक बहुत खतरनाक चीज यहाँ हो रहा है कि ध्रुवीकरण का जो बात हम लोग कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण तो निरंतर हो रहा है। एक और ध्रुवीकरण हो रहा है बंगाली और नॉन बंगाली। एक तरफ कुछ इलाके हैं बंगाल में जहां भाजपा ने अच्छा रिजल्ट आया है, जो कि बंगाली मूल के लोग नहीं है, जैसे कि पश्चिमी इलाके में संताल, मुंडा, ओराव, उत्तर में राजवंशी, गोरखा, जो हिंदी स्पीकिंग लेबरर्स हैं, कोयले के खदान, आसानसोल लोग हैं, वहां भाजपा और उनके संगठन के तरफ से कहा गया है कि दीदी का पार्टी बंगालियों का पार्टी है। और दीदी के पार्टी के साथ जुड़े हुए कुछ लोग जो हैं, बंगला पक्ष, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसे शिवसेना किसी जमाने में करता था, जो हम बंगाल में सोच भी नहीं सकते थे। बंगाल में गुरबख्श सिंह, मदर टेरेसा, सबको हम अपना मानते हैं। तो ये जो पोलराइजेशन, डबल पोलराइजेशन हो रहा है, एक रिलीजियस लाइन पे, एक एथनिक लाइन पे, और ये जो बंगाल के सोसाइटी पे इसका जो इफेक्ट है लॉन्ग टर्म,
जो सोसाइटी सबको अपना बोल के एक्सेप्ट करता था, ये चुनाव के वजह से इसके लिए दोनों तरफ जिम्मेवार हैं और इनके लिए हम लोगों को जो है समस्या झेलना पड़ेगा आने वाले दिन में। चुनाव होगा, कोई सत्ता में आएगा, कोई नहीं आएगा, वो दूसरी बात है, पर ये जो खेल चल रहा है यहाँ, ये बहुत खतरनाक खेल है। एक वोल्केनो बन रहा है और फिर अब बाकी माचिस का है, किसके पास कितना माचिस है और कौन कहाँ डालने को तैयार है। मुझे तो दीपक इस तरह से लग रहा है कि इस तरह से हवा एक पैदा किया गया है कि अगर हम चुनाव में नहीं जीतते हैं तो राज्य को आग लग जाए, बर्बादी आ जाए, इस तरह का एक माहौल बन रहा है। जैसे माहौल हमने 70-71 में, तभी रिलीजियस पोलराइजेशन नहीं था बट पॉलिटिकल पोलराइजेशन था। हम लोग ये देख चुके हैं, 60 लोगों का मौत एक दिन में हुआ था, नक्सल, सीपीएम, कांग्रेस की मारपीट, पुलिस। तो ये जो मैं इसी बात को बप्पा चैटर्जी जी के पास ले जा रहा हूँ। बप्पा चैटर्जी जी, क्या दोनों लाइन पर आप पोलराइजेशन करवा रहे हैं? और दूसरा, सुजाता खां के उस बयान पर आप इतना अटैक क्यों कर रहे हैं जिसमें उसने एससी समाज को भिखारी की बात कही है? क्या उनके बयान से आपको लगता है कि एक नया पोलराइजेशन आपको करने को मिलेगा? दीपक जी, पोलराइजेशन का अगर कोई काम कर रही है तो बंगाल में माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही खराब तरीके से कर रही है। भौमिकता ने एक सच्चाई उठा कर रखी है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। उन्होंने एक विषय को सही में तथ्य में सामने रखा है। इनके जो एक टीम है बांग्ला पक्ष बोल के, ये बंगालियों के मोहल्ले में घुस के बंगालियों को गलत तरीके से समझा रहे हैं, गलत भाषा का व्यवहार कर रहे हैं कि ये राम सेना आ जाएंगे, बंगाल में तांडव करेंगे, बंगाल को गुजरात बनाएंगे। और हम लोग बंगाल को गुजरात डेवलपमेंट के तरीके से बनाना चाहते हैं, बंगाल को गुजरात इनके नजरिए की तरफ से नहीं बनाना चाहते। दूसरी नंबर बात है कि सुजाता खां जो बात बोली है, सुजाता मंडल जो बात बोली है, वो बात सोचिए आप एक बार कि एससी एसटी समाज को वो भिखारी बोलती है और क्या क्या अपशब्द बोली है। क्यों इन बातों का समाज के सामने बोलने का तृणमूल का जरूरत पड़ता है? क्यों उनको बोलना पड़ता है 20% तैयार हो जाओ वोट के लिए, सेंट्रल फोर्स को रोको, सेंट्रल फोर्स अगर एक टीम जाके सेंट्रल फोर्स को रोको और दूसरी टीम जाके वोट कराओ, तो इसी का फल हो रहा है। आज बूथों में हमला हो रहा है, आज बम गोली की राजनीति चल रही है। राजनीति को बंगाल की मां को शर्मिंदगी में डालने वाले ममता बनर्जी है, बंगाल की माटी को रक्त से लाल करने वाले ममता बनर्जी है और बंगाल के मानुष को आज परेशान करने वाली ममता बनर्जी है, जिनके वजह से आज बंगाल के घर घर में लोग डरे सहमे हैं। और यही तृणमूल का खेला हमें जो बोला था, यही तृणमूल का असल खेला है कि मतदान बूथ तक वोट डालने ना जा सके, वो लोग वोट दान तक वोट केंद्र से पहले ही उन लोगों को रोक ले ताकि वोट दान करने वो लोग जाने नहीं सके। रवि ओझा जी बताइए, सुजाता खां ने क्यों बोला कि राजवंशी समाज या एससी समाज पूरी तरह से भिखारी है? ममता बनर्जी ने उनके लिए इतना किया, अब भीख उनको बीजेपी दे रही है, बताइए। क्या आप एससी समाज को भिखारी मानते हैं रवि ओझा? नहीं आता हूँ मैं उस चीज पर आता हूँ। वो जो आरोप आपने लगाया था कि 4 लोगों के बारे में बात की गई, 5वें के बारे में बात नहीं की गई, ये भी वीडियो अपने पास में लेकर के बैठा हूँ। अगर कोई नंबर दिया जाए तो मैं वीडियो 5 लोगों को श्रद्धांजलि दीदी के मंच से दी गई, ठीक है, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात यह है कि सुजाता मंडल खां, उनके बयान के, उनका जो बयान है वो मेरे संज्ञान में अभी तक नहीं है। मैं आपके चैनल पर सुन रहा हूँ, एकदम व्यक्तिगत तौर पे इस चीज को मैं बता रहा हूँ। गजब बात है जी, हंसिए मत। इलेक्शन कमीशन में शिकायत हो गई, प्रधानमंत्री 3 बार रोज रैली में बोल रहे हैं, आपके संज्ञान में नहीं, तो फिर क्या चुनाव लड़ रहे रवि ओझा जी आप? फिर तो आपको संन्यास ले लेना चाहिए कि भैया विवादित बयान में सुनता ही नहीं टीएमसी के नेताओं के। अब ये आपको तय मत कीजिए कि मुझे सन्यासी हो जाना चाहिए या गृहस्थ जीवन बिताना चाहिए, तो मुझे बोल लेने दीजिए। अगर उन्होंने ऐसा कुछ बोला है, अरे सुनिए ना, आपकी तरह गोल गोल बातें नहीं घुमाता बप्पा चटर्जी। दिलीप घोष पर आरोप पर अभी तक चुप है आप। कौन बोल? बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए।
रक्त रंजित कर रहा है, ये पूरे बंगाल की जनता अरे जानती उसके है। मुंह से ये पूरे सारी बंगाल बातें की अच्छी जनता नहीं जानती लगती। है। आप लोग जितने राज्यों में शासन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा दलितों के साथ में अत्याचार और अपराध आपके राज्यों में हो रहा है। दलितों के साथ में अत्याचार और अपराध आपके साथ हो रहा है। देश आपका खुला नहीं है, जिसमें दलित बेटी का बलात्कार करके उसके जीव को काट दिया गया। देश अभी तक हाथरस खुला नहीं है। मुझे बोलने नहीं दीजिए, बोलने नहीं दीजिए। या फिर अगर चिल्ला कर डिबेट खराब करना है तो मुझसे आगे जीत नहीं पाएंगे। शांत हो जाइए पप्पा जी, व्यक्तिगत ना बनाइए। रवि ओझा जी कंक्लूड करिए आप। रवि ओझा जी बोलिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आपको सुजाता खां के बयान के बारे में पता ही नहीं है। कैसे पॉलिटिकल वर्कर है और कैसे स्पोक पर्सन है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। नहीं, ये आप तय मत कीजिए, वरना मैं भी बैठ करके ये तय करने लगूंगा कि इस देश में पत्रकार कैसे कैसे। मैं तो स्पोक्सपर्सन की बात कर रहा हूँ। अपने पार्टी के नेता का बयान ही आपको पता नहीं। रोज प्रधानमंत्री रैली में उसको मुद्दा बना रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में शिकायत हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने 5 लोगों को श्रद्धांजलि दी है। आपको ये बात नहीं पता है कि मेरे राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 को श्रद्धांजलि दी है? सर, मैंने तो वो बात कही जो अमित शाह ने आप पर आरोप लगाया था। जो वीडियो कॉल हुआ वो 4 लोगों के परिवार को हुआ था, ये मुझे भी पता है क्योंकि मैंने उसको देखा था। पत्रकार है, आपको नहीं पता है? इतने बड़े पत्रकार है, आपको नहीं पता है? सच्चाई सबको पता है। अरे पापा चटर्जी, तुम दवाई खाओ यार, तुम दवाई खाओ। बीमार हो तुम, सबको पता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम बोलने नहीं देना चाहते हो। बीमार तुम बोलने नहीं देना चाहते हो, तुम बोलने नहीं देना चाहते हो। तुम दवाई खाओ, तुमको कोरोना हो गया दोस्त, दवाई खाओ। करने पे सहयोग कर रहे हो, शर्म किया तुम लोगों पे। तुम्हारे दीपक जी बोलने दीजिएगा। बाप्पा जी उनको कंक्लूड करने दीजिए प्लीज। बाप्पा जी उनको कंक्लूड करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। रवि जी कंक्लूड करिए। देखिए, आप 1 घंटे का शो खराब करना हो, नहीं 1 घंटे का शो अगर खराब करना हो तो ये रवि ओझा को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगले शो में मैं दिखाऊंगा शो कैसे खराब किया जाता है, ठीक है? और मैं जब यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है, मतलब मुझे नहीं पता। और अगर उन्होंने इस तरीके की कोई भाषा बोली है तो ये निंदनीय है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी बैठ करके बात बोल रही है, सबसे ज्यादा दलितों के साथ में अत्याचार इनके अपने राज्यों में होता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है हाथरस आज तक देश खुला नहीं है जिसमें एक दलित बेटी के साथ में बलात्कार करके उसके जीव को काट करके अंतिम संस्कार का अधिकार भी उसके परिवार को नहीं दिया। सच्चा देख लीजिए, परेशानी देखिए, परेशानी देखिए, परेशानी देखिए, परेशानी देखिए। नहीं दिखता है। अरे आप लोगों के लिए पूरा भारत में नारा फेमस हुआ। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। बंगाल में आखिरी दौर के चुनाव कितने गर्म हो चुके हैं इसका उदाहरण आपने देखा। बप्पा चैटर्जी और रवि ओझा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लेकिन बंगाल चुनाव में क्या है आगे की खबर? क्या ममता बनर्जी धर्म के आधार पर वोट लेने के जो आरोप उन पर लगे हैं और अपील करने के आरोप लगे हैं उस पर जवाब देंगी? इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी।